स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था नव प्रकार्यवादी अवधारणा का परिचय और नव प्रकार्यवाद के उदय और विकास और अलेक्जेंडर के संबंध में उनके कुछ विचार पढ़े थे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नव प्रकार्यवादी अवधारणा जे अलेक्जेंडर के आधार पे। जे अलेक्जेंडर नव प्रकार्यवादी और नव मार्क्सवादी दोनों से ही संबंधित थे, मतलब दो विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। वो नव प्रकार्यवादी भी विद्वान माने जाते हैं और नव मार्क्सवादी विद्वान भी वे माने जाते हैं। छात्र के रूप में वह नव मार्क्सवादी आंदोलन से जुड़ गए थे, लेकिन बाद में उनकी नव मार्क्सवाद में अरुचि हो गई। मतलब अपने प्रारंभिक जब वो अपना शैक्षिक जीवन यापन कर रहे थे तो छात्र के रूप में तो उन्होंने नव मार्क्सवादी आंदोलन में रुचि दिखाई थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी नव मार्क्सवाद में रुचि नहीं रही और वे प्रकार्यवाद से जुड़ गए और प्रकार्यवादी विचारधारा से वो प्रेरित हो गए। अलेक्जेंडर रॉबर्ट बेल्ला और नील स्पेंसर के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। तीन ऐसे विद्वान थे अलेक्जेंडर के जीवन में आए जिनके विचारों से वो बहुत अधिक प्रेरित हुए थे। बेल्ला, नील स्पेंसर। नव प्रकार्यवाद की परिभाषा करते हुए अलेक्जेंडर ने लिखा कि प्रकार्यवाद की वह शाखा नव प्रकार्यवाद है जो स्व आलोचना के द्वारा प्रकार्यवाद के बौद्धिक क्षेत्र का विकास चाहती है। स्व आलोचना यानी कि अपनी कमियां बताते हुए नव प्रकार्यवाद ने अपनी प्रकार्यवादी विचारधारा प्रकार्यवाद की स्वयं आलोचना करते हुए उसे प्रकार्यवाद के बौद्धिक क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया है, साथ ही इसके सैद्धांतिक केंद्र भी बनाए हैं। अलेक्जेंडर ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद से जुड़ी उन समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें नव प्रकार्यवाद द्वारा सुलझाया जा सकता है। इन समस्याओं में व्यक्तिवाद विरोधी परिवर्तन है, परंपरावाद विरोधी है और आदर्शवाद विरोधी अनेक समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाया जा सकता है। अलेक्जेंडर ने अपने जीवन में नव प्रकार्यवाद और प्रकार्यवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, कुछ महत्वपूर्ण कृतियां भी लिखी हैं। जैसे उन्होंने लिखी थी 1982 और 83 में थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी। 1985 में उन्होंने नियो फंक्शनलिज्म लिखी थी। 1987 में उन्होंने 20 लेक्चर्स सोशल थ्योरी सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड लिखी थी। 1988 में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी दुर्खिमियन सोशियोलॉजी कल्चरल स्टडीज़। 1988 में उन्होंने एक्शन एंड इट्स इन्वायरमेंट लिखी और 1998 में उन्होंने नियो फंक्शनलिज्म एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी। इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने अपने नव प्रकार्यवादी विचारों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। नव प्रकार्यवाद के आधार पर अलेक्जेंडर ने कुछ विशेषताएं भी प्रकट की हैं। जैसे नव प्रकार्यवाद समाज के वर्णनात्मक प्रारूप को स्वीकार करता है और नव प्रकार्यवाद समाज को अंतर क्रिया से संबंधित विभिन्न तत्वों द्वारा निर्मित मानता है। ये तत्व समाज को एक प्रतिमान प्रदान करते हैं। व्यवस्था के तत्व आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनकी अंतःक्रिया किसी बाहरी शक्ति से निर्धारित नहीं होती। इसीलिए नव प्रकार्यवाद मुक्त उद्देश्य एवं बहुकारकवादी होते हैं। नव प्रकार्यवाद एकीकरण के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्षों के प्रति झुकाव रखता है। नव प्रकार्यवाद विपथगमन और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकताएं हैं, इस बात को भी स्वीकार करता है। नव प्रकार्यवाद समाज में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन संतुलन की स्थिरता में वह विश्वास नहीं करता है। नव प्रकार्यवाद ने माना है कि समाज में सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए, तभी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। यदि समाज में सामाजिक नियंत्रण के जो साधन है वो शिथिल हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में समाज में अव्यवस्था की उत्पन्न होगी, व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि यदि हमें समाज में संतुलन बनाए रखना है तो इसके लिए वे
संतुलन बनाए रखने में तो विश्वास करते हैं, लेकिन वे ये नहीं मानते कि संतुलन की स्थिरता रहे। मतलब अनुकूलन और संतुलन या व्यवस्था हमेशा नहीं बनी रह सकती, बल्कि उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा सकते हैं। अलेक्जेंडर ने नव प्रकार्यवाद को संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित समस्याओं जैसे कि परिवर्तन का विरोध, आदर्शवाद, अनुभववाद, परंपरावादिता, व्यक्तिवाद का विरोध आदि से समाधान का माध्यम माना है। नव प्रकार्यवाद में क्रिया और व्यवस्था दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नव प्रकार्यवाद सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में संरचनात्मक प्रकार्यवाद द्वारा व्यवस्था के समष्टि मूलक स्रोतों पर जोर देने को नकारता है और ये क्रिया प्रतिमान के व्यष्टि मूलक स्तर पर उसमें रुचि रखता है। नव प्रकार्यवाद में क्रिया के तार्किक और अभिव्यक्ति मूलक पक्षों को जानने का प्रयास किया जाता है और नव प्रकार्यवाद इसमें रुचि भी रखता है। नव प्रकार्यवाद की मान्यता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं में विभेदीकरण की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार से परिवर्तन के लिए अनुरूपता और सुसंगतता उत्तरदायी नहीं है, बल्कि व्यक्तिवादिता और संस्थात्मक तनाव के द्वारा परिवर्तन होता है। जे अलेक्जेंडर ने नव प्रकार्यवाद में पार्सन्स को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। उसने नव प्रकार्यवाद में पार्सन्स की व्यक्तिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था पर बल देने की परंपरा को स्वीकार किया है और उन्हें सामाजिक संरचना के लिए महत्वपूर्ण माना है। अलेक्जेंडर नव प्रकार्यवादी अवधारणा और सैद्धांतिकरण को समाजशास्त्र के अन्य विश्लेषणों से अलग एवं स्वतंत्र मानते हैं। नव प्रकार्यवाद संरचनात्मक प्रकार्यवाद से संबंधित समस्याओं का समाधान करना चाहता है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करना सरल नहीं है, यह अलेक्जेंडर मानते हैं। लेकिन उनके तत्व वास्तव में आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और उनकी जो अंतःक्रिया है वो किसी बाहरी शक्ति से भी बिल्कुल निर्धारित नहीं होती है। अतः नव प्रकार्यवाद मुक्त उद्देश्य और बहुकारकवादी होता है। अलेक्जेंडर ने नव प्रकार्यवाद में पार्सन्स को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया है। उसने नव प्रकार्यवाद में पार्सन्स की व्यक्तिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था पर बल देने की परंपरा को स्वीकार किया है और उन्हें सामाजिक संरचना के लिए भी महत्वपूर्ण माना है। अलेक्जेंडर के विचारों की यदि हम लुहमेन से तुलना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लुहमेन के आधुनिक समाज का मॉडल स्व-विनियामक व्यवस्थाओं में विभेदीकृत सामाजिक व्यवस्था है, जिसका अर्थ ये है कि किसी एक व्यवस्था के भीतर होने वाले कार्य में सदैव वे संपूर्ण निर्णय समाहित होते हैं जो उन्हें दूसरी व्यवस्थाओं में लिए गए निर्णयों से पृथक करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि उपव्यवस्थाएं बाहरी मूल्यों से नहीं होती है, बल्कि स्वनिर्देशित मूल्यों से दिशा निर्देशित होती है। मतलब कि प्रत्येक व्यवस्था के अपने स्वयं के कुछ मूल्य होते हैं, अपने कुछ निर्देश होते हैं जिसके आधार पर वह निर्देशित होती रहती हैं। यह कार्य उस समय तक चलता रहता है जब तक कि समाज विभिन्नताओं से गुजरकर स्वयं अपनी एकता बनाए रखे। विभेदीकृत एकता का ये मॉडल सरसरी तौर पर वेबर के मूल्य क्षेत्रों के समान ही है, लेकिन वेबर ने इस बात पर बल दिया है कि हालांकि प्रत्येक समाज के अपने विशिष्ट आंतरिक मूल्य होते हैं, फिर भी औपचारिक एवं वास्तविक विवेकशीलता और प्रतिस्पर्धी बहुलवादी मूल्यों में तनाव के कारण ही एक खुले और गतिमान समाज का सृजन हुआ। हालांकि लुहमेन सदृश मूल्यों के माध्यम से प्रकार्यात्मक एकीकरण की अवधारणा को अस्वीकार करता है, तथापि वह उपव्यवस्थाओं के भीतर प्रकार्यात्मक रूप से विशिष्ट संहिताओं और कार्यक्रमों द्वारा प्रचलित एक बंद मॉडल का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मूल्यों पर खुली आलोचनात्मक बातचीत को प्रतिबंधित करता है। लुहमेन के विपरीत अलेक्जेंडर अभिकरण, शक्ति, संघर्ष
और आकस्मिकता की धारणा प्रस्तुत करता है, जो कि प्रकार्यात्मक रूप से एकीकृत व्यवस्था की अवधारणा में कार्य करते हैं। इतना होने पर भी अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि नव प्रकार्यवाद ने प्रकार्यवाद की मूलभूत समस्याओं, विशेषकर उन कठिन मसलों का समाधान कर लिया है कि परिवेश कौन बनाता है और परिवर्तन लाने वाले निर्णयकर्ता कौन हैं। व्यवस्था को एकीकृत बनाए रखने में शक्ति, संघर्ष और आकस्मिकता के प्रकार्य पर जितना अधिक जोर दिया जाता है, उतना अधिक सूक्ष्म वृहत संरचनाओं के अस्तित्व पर जोर नहीं दिया जाता है। प्रकार्यवाद एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण है जो सामाजिक तत्वों, सामाजिक प्रतिमानों के विभिन्न तत्वों और साथ ही संपूर्ण व्यवस्था के ऊपर पड़ने वाले परिणामों के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने का प्रयास करता है। सांस्कृतिक, जिसका तात्पर्य प्रतिमानों से है, व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और सामाजिक व्यवस्था, या हम कह सकते हैं कि अंतःक्रिया संबंधी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में इनके स्थायी योगदान का उल्लेख किया गया है, जिसमें सूक्ष्म स्तर के कार्यकर्ताओं को वृहद स्तर के अधिक व्यापक संरचनात्मक शक्तियों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। लेकिन पार्सन्स ने सूक्ष्म समाजशास्त्र में सन 1960 की क्रांति का पहले ही अपने व्यवस्था दृष्टिकोण का विकास किया था, इसीलिए इसमें सामाजिक अंतःक्रिया की समाजशास्त्रीय अवधारणा का अभाव है। पार्सन्स ने समाजशास्त्र की भूमिकाओं और प्रतिमानों के संदर्भ में ही व्यक्ति को परिभाषित किया है। इसके विपरीत नव प्रकार्यवाद में पार्सन्स के 3 स्तरों को पृष्ठभूमि या परिवेश के रूप में अवधारणीकृत किया गया है, जिससे श्रम विभाजन और सामाजिक एकता, सामाजिक व्यवस्था, प्रतीकात्मक रूप से मध्यवर्ती संस्कृति, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्ति और वस्तुओं के मध्य भावनात्मक संबंध, जिसे हम व्यक्तित्व प्रणाली कहते हैं, उत्पन्न होता है। इस प्रकार परिवेश कार्य से बनता है और कार्य ऐसे परिवेश का परिणाम होता है। इस संबंध में अलेक्जेंडर ने महत्वपूर्ण बात कही है कि हालांकि कार्य समय और स्थान के माध्यम से व्यक्ति के क्रियाकलाप का वाचक है, लेकिन फिर भी सभी कार्यों में स्वतंत्र इच्छा पसंद का तत्व होता है और इसीलिए अभिकरण के कारण कोई भी काम होता है। इसीलिए कार्य की संकल्पवादी अवधारणा 3 संरचनागत परिवेशों पर आधारित होती है, जिनमें से 2 संस्कृति और व्यक्तित्व अंशतः स्वयं कार्यकर्ता में ही मौजूद होते हैं। संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया में सदैव बहुत से भिन्न भिन्न स्तर और आशय होते हैं और इस प्रकार सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में संघर्ष की संभावना बनी रहती है। ये विचार प्रस्तुत करते हुए कि सांस्कृतिक मूल्यों के आंतरीकरण से व्यवस्था एकीकरण के लिए एक ही प्रमुख मूल्य की अपेक्षा, इसका व्यापक अर्थ निकलता है कि अलेक्जेंडर संस्कृति की उत्पत्ति आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं से इसके संबंध के बारे में नहीं बता पाते हैं और संस्कृति की रचना के बारे में प्रश्न उठाते हैं कि कौन सा सामाजिक समूह मूल्य उत्पन्न करता है और क्यों, और संचार के वास्तविक तंत्र क्या हैं जिनसे व्यक्ति दूसरों के साथ एवं व्यापक व्यवस्था के साथ अंतःक्रिया कर सकता है। इसके संबंध में अलेक्जेंडर का ये कहना है कि प्रत्येक व्यवस्था को अपने आंतरिक सांस्कृतिक मूल्य होते हैं जो उसकी कार्य प्रणाली को विनियमित करते हैं। तो इस प्रकार से नव प्रकार्यवादी सिद्धांत के अंतर्गत अलेक्जेंडर ने अपने कुछ महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने नव प्रकार्यवादी विचारधारा को विकसित किया है।